गोरखपुर में बेतिया हाता चौक के पास स्थित रीड साहब धर्मशाला मुगलकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसका निर्माण गोरखपुर के चकलेदार काजी खलीलुर रहमान ने सिपह सलारों के रहने के लिए वर्ष 1680 में दुर्ग के रूप में कराया था। हालांकि स्थिति इसकी काफी जर्जर हो चुकी है। शिल्प के नाम पर कुछ दीवारें और चौखटों से उखड़ते हुए कुछ दरवाजे ही बचे हैं। वर्ष 1839 में गोरखपुर के तत्कालीन कलेक्टर E.A. रीड साहब ने 5,880 रुपए में तत्कालीन रईसों और व्यापारियों से चंदा वसूल कर दुर्ग को धर्मशाला का रूप दे दिया। नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 1836 में तत्कालीन डीएम मिस्टर रीड ने पट्टा विलेख लीज डीड जिसको कहा जाता है के माध्यम से दिलदार खान से भूमि लेकर ट्रस्ट बनाकर धर्मशाले का निर्माण कराया। उस ट्रस्ट का सरकार ने 17 अगस्त 1844 को अपने पत्र संख्या 3633 द्वारा मान्यता दी। ट्रस्ट की व्यवस्था का संचालन करने के लिए स्थानीय निकाय को सुपुर्द कर दिया गया। रीड साहब धर्मशाला में इस समय 61 परिवार रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया है कि उनका परिवार यहाँ 80 वर्षों से रह रहा है। नगर निगम की ओर से यहाँ सीवर, पेयजल, सीसी सड़क, बिजली, पार्क, ट्यूबवेल की सुविधा दी जा रही है। 5 फरवरी की नोटिस 14 फरवरी को चस्पा की गई। वर्ष 2017 में किराया लेना बंद कर दिया गया। अब बिना पुनर्वास किए हमें हटाए जाने की योजना बनाई जा रही है। नगर निगम ने बसंतपुर सराय और रीड साहब धर्मशाला को खाली कराने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है। इसी कड़ी में बसंतपुर सराय और रीड साहब धर्मशाला के वासियों से बीते कई वर्षों से किराया भी नहीं वसूल रही है। इस संबंध में सिटी वन से बात करते हुए कॉलोनी वासियों ने बताया, तामीरी इसकी जो है रीड साहब धर्मशाला की लगभग 1839 का है और इसको उस समय बनाया गया 1839 में और इसमें लगभग 61 कमरे हैं और 41 से ऊपर परिवार है। इसमें लगभग यहाँ परिवारों की संख्या कम से कम 200-250 से ऊपर 250 से 300 करीब परिवार इसमें आज की डेट में। लगभग 100 वर्ष से तो हमारी तीसरी पीढ़ी, हमारे पिता भी, हम भी 65 साल के हुए। हमारे बड़े भाई लोग हैं 70-75 साल की इस भीड़ में खड़े हैं और हमारे बच्चे भी आज 30 साल के हो गए, जिनकी शादी भी आ गई, उनके भी बच्चे हैं। इतने वर्षों से 3 पीढ़ी से हम लोग इसी में रह रहे हैं। इसके पहले भी एक बार आफत लाया था कि नगर निगम अपनी दावेदारी किया था कि नगर निगम इसको देख रेख करता है और नगर निगम ने नोटिस दिया। डीएम साहब आए और कहे कि इसको खाली कर दीजिए, बहुत दिन आप रह लिए। सवाल ये है तो कोर्ट ने पूछा, जब हम लोग कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा कि क्या नगर निगम की संपत्ति है, तो नगर निगम ने कहा नहीं, मेरी संपत्ति नहीं। कहा यदि आपकी संपत्ति है तो धारा 65 एक होता है नगर निगम एक्ट के तहत, उसके तहत आप इनको नोटिस दीजिए, फिर आप आइए। तो उन्होंने कहा सर मेरा नहीं है। और जब से कहा डबल बेंच का आदेश आया कि इसमें कोई भी प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है और आप तब से उन्होंने किराया जबरन किराया भ्रमित कर करके किराया और इलाटी अथॉरिटी बन गए, जबकि रेट कंट्रोल जो है इलाटी अथॉरिटी होता था उस समय भी। और इन लोगों ने हवेबाजी में, जबकि जब यह खलीलुर रहमान के समय थे, हफीजुल्लाह साहब थे, प्रशासनिक जज थे हाई कोर्ट के, उनसे नगर निगम से 2 बार मुकदमा हुआ, 2 बार नगर निगम उसमें हार खाया था। और उस जजमेंट में काकलाज आए लिखा था उन्होंने कि इन लोगों को जो बसाया जा रहा है इनको कभी भी बेदखल नहीं किया जा सकता है। क्लियर कट उनके उसमें इंस्ट्रक्शन में है, उनके गाइडलाइन में कभी भी इनको विस्थापित नहीं किया जाएगा। और समझौते के तहत यह कहा गया कि 5 रुपये आप साफ सफाई का, यानी कि इसको मेंटेनेंस चार्ज के रूप में हम आपको देंगे और 7 रुपया मेरे खाते में जाएगा, ताकि कभी भी अगर इनका कुछ अव्यवस्थित हो तो उसको हम ठीक ठाक करा सकें, ये आपके खाते। तो वो जो केयर टेकर की भूमिका में नगर निगम को रखा, वो मालिक बन बैठा था और मालिक बन करके खूब यहाँ के लोगों का शोषण किया। फिर उसके बाद से इसमें सियासी माफिया जो कुछ ऐसे थे जो पॉलिटिकल भूमाफिया टाइप के थे, बिल्डर्स होल्डर्स घर में आने लगे, उनके लोग आकर के धमकी देने लगे। प्रशासन इन्वॉल्व हो गया कि आपको खाली करना पड़ेगा। यहाँ तक कहा गया कि आप लोगों को बनवा करके एक फ्लैट हम लोग दे देंगे, आप लोग इसको खाली करिए। तो फ्लैट तक की जानकारी लालच दिया गया। जब यह पूछा गया कि फ्लैटवा रजिस्ट्री कौन करेगा, इस पर बात खत्म हो गई, कोई जवाब नहीं आया। हम लोग गए, जाकर के कोर्ट से हम लोगों को राहत मिली। अब ये पूरी स्कैनिंग करने के बाद जब प्रशासन यह जान गया कि नगर निगम का भी नहीं है, नजूल भूमि भी नहीं है, किसी भी तरह का सरकारी संपत्ति इसकी कोई वास्ता नहीं है, अब क्या किया, पूरी स्कैनिंग करने के बाद यह पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग को संरक्षित किया गया राज्यपाल महोदय के उससे
कि एक नोटिस छपा किया गया कि 1 महीने के अंदर अपना आपत्ति दर्ज कराएं। आपत्ति किस बात का दर्ज कराना है? आपत्ति ठीक है, कानून की प्रक्रिया है, हम आपत्ति दर्ज कराएंगे अपना, वह तो बात आई गई। आपत्ति दर्ज कराना है हमको, 1 महीने के अंदर का समय इन्होंने दिया है, उस आपत्ति को हम लोग दर्ज कराएंगे। बाकी माननीय न्यायालय जाए कि हम लोगों के क्या साथ होता है। लेकिन प्रशासन और शासन की मंशा अभी भी जो है किसी तरह से इन प्रकार हम इसको अपने कब्जे में ले और यह 300-400 परिवार को हम लोग सड़क पर ले आए। जो पूरे देश में यह चल रहा है, सिर्फ यूपी की बात नहीं है, सारे जगह यह काम चल रहा है कि ये लैंड बैंक की योजना जो है, इनकी जो है सपना जो इनका पूर्ण होता दिख रहा है। और यह लैंड बैंक न जाने कई असंख्य लोगों को, हजारों लोगों को आज बेघर कर दिया, जिनके पास है। 3 पीढ़ी से रहने वाला आदमी आज जो 100 साल की गृहस्थी है, वह अपने बच्चों के साथ एक बैग कहाँ जाएगा। तमाम ऐसे लोग हैं जिसमें फुल्की की दुकान करते हैं, चाट की दुकान करते हैं, चाय चलाते हैं। अगर उसी समय अगर हुआ होता तो उस समय भी ज़मीनें सस्ती थी, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये स्क्वायर फीट मिल जाता था, कहीं झोपड़ी डाल करके रह लिए होते। लेकिन 100 साल रहने के बाद अगर किसी व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि आप जाइए, तो आज के हिसाब से जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग भी हैं, कुछ मध्यवर्गीय परिवार के लिए कोई अपर क्लास नहीं है, लेकिन सबकी आंख में जो है ये चुभा हुआ है कि किसी तरह से करके और इसको हम लोग अपने अधिग्रहण में करें। संस्कृति विभाग और पुरातत्व विभाग एकमात्र बहाना है। 300 साल का इतिहास है। 100 वर्ष के बाद यदि पुरातत्व विभाग का दखल होना चाहिए तो इनको 200 वर्ष पहले ही इनको आकर के अपना कब्जा दाखिल करके इसको संरक्षित करना चाहिए था। 300 वर्षों के बाद आज इनको याद पड़ रहा है कि यह पुरातत्विक है और इसका संरक्षण होना चाहिए, जबकि फैक्ट है इसके पहले जो जिलाधिकारी महोदय थे, जब इंटेक का एक रिपोर्ट आया तो उस इंटेक के रिपोर्ट में दर्शाया गया, तो डीएम साहब ने मार्क किया है इंटेक की रिपोर्ट में कि सिर्फ ये किला जो मेन गेट है, इसको जो है उन्होंने धरोहर घोषित किया था, सिर्फ इस किले को, इसके रहने वाले लोगों को, क्योंकि इसमें रहने वाले लोग तो इसका संरक्षण खुद कर रहे हैं, तब ना ये 3 साल से टिका हुआ है। तो इसका डिमार्केशन हुआ कि ये जो किला है, ये किला ही इंटेक बनवा सकता है, क्योंकि इंटेक का कि पुरातत्व की चीज़ों को यहाँ का रहने वाला व्यक्ति भी नहीं बनवा सकता है। उसमें कारण है टेक्निकल कि जिस सुर्खी, चूने, गम और गुड़ से बनाया जाता है, उसी मटेरियल से इसमें केंद्र सरकार की भूमिका होगी। यह स्थिति है। अब लेकिन एक पक्षीय खबर जब हमारी मीडिया दिखा रही है, एक पक्षीय खबर बिना वर्जन जाने यहाँ के लोगों का, तो आम जन की पीड़ा को दिखाने के लिए भी हमारी यही आग्रह है कि आम जनता जो चाहती है उसका भी पक्ष जाने। पक्ष सही है तो उस पर आप अपने तरफ से भी उसमें दखल आप सबका भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सहयोग होगा यहाँ की जनता के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। जी भैया, क्या अगला कदम आप लोग का होगा? देखिए, हम लोग जो अभी ये माहौल बना दिया गया है, ये एक 60 गांठ भूमाफियाओं और प्रशासन के द्वारा जिस तरह से यहाँ नजर गड़ा के यहाँ के लोगों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये ज़मीन न नजूल है, न सरकारी संपत्ति है, यह आज भी ज़मींदारी में है, आज भी ये ज़मींदारी में है। सिर्फ एक षड्यंत्र है ये भूमाफियाओं के इशारे पे, बड़े जो यहाँ के राजनीतिक माफिया हैं, इनके इशारे पे ये प्रशासनिक लोग, इनके मिलीभगत से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह किया जा रहा है और गलत तरीके से। क्योंकि बसंत के सराय के साथ, तो बसंत के सराय इनकी खुद की रजिस्ट्री है, वो इनकी प्रॉपर्टी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रीड साहब धर्मशाला ये कागज में जो दिखा रहे हैं दिलदार खान ने ऑलरेडी इसको रजिस्ट्री किया हुआ है। और यहाँ आज भी कागज आप उठाएंगे तो उसमें यहाँ के जो जमींदार है उनका नाम बोलता है। उन्होंने यहाँ के लोगों को स्थानीय तौर पे जब बताया, और हाईकोर्ट का डायरेक्शन है कि आप हटा नहीं सकते हैं, एक ईंटा नहीं निकाल सकते हैं। नगर निगम महज 12 रुपये किराएदार था, लेकिन आज वो मालिक बन के फर्जी रसीदें यहाँ काटी गई हैं। अगर जांच हो इस सरकार द्वारा तो ये सब फ्रॉड में लोग चले जाएंगे। पैसा लेते थे मेंटेनेंस के नाम पे, बता दीजिए कितना मेंटेनेंस, आप बिल्डिंगों को दिखा दीजिए, 1 रुपया इस पे लगाए नहीं। आखिर वो पैसा कहाँ गया, किसने गबन किया? ये लोग पैसे का क्या किए? बैठ के ये लोग मलाई काटते हैं और यहाँ की जनता को और सरकार को बेवकूफ़ बनाते हुए यह लोग यहाँ के लोगों को उजाड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये भूमाफियाओं के हाथ में खेल रहे हैं। और गोरखपुर को जिस तरह से उजाड़ा जा रहा है, ये आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अस्तित्व को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। आने वाले राजनीतिक जो 2027 है, उनके खिलाफ इस जन आक्रोश को बढ़ा रहे हैं
जनता को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं और इसका नुकसान कहीं न कहीं इस भाजपा सरकार को उठाना न पड़े।